हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब भी खुश होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज आपके बीच में लेकर के आए हैं जीएस के 35 टॉप क्लास के क्वेश्चंस और आज उस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपीपी की परीक्षा के लिए, साथ में होम गार्ड्स की परीक्षा के लिए और लेखपाल की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आप सबके जीके के क्वेश्चन आप देख करके खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए समय न लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं। अब आप जानते होंगे, इन सबको ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। विजय ग्लोबल स्टडीज पे 2 व्हाट्सएप नंबर है, आपको ये नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए। 9721878903 और 7905790 इस नंबर से अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो आपको सभी तरह की अपडेट्स, डॉक्यूमेंट्स और कोई भी इंक्वायरी हो वो सब आपको मिल जाएगी। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इस पर भी आप जुड़ करके फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो विजय ग्लोबल स्टडीज का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके वो सारी चीजें जो है आप ऐप पर भी खूब बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसमें अपने सेक्शन में जाकर के आप पढ़ाई अपना शुरू करेंगे। और कैसे डाउनलोड करना ये आप सभी लोगों को मालूम है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जीके के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया? एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, जो करंट अफेयर और जीके है और ऑनलाइन क्लास का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, समझिए। बार बार आपके सामने इतना रिपीट हो जाएगा, आपको खुद से बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरुआत किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में और 5वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में और 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। इतना देखिए, ये चीज जुड़ गया, इसको आप याद में रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो शुरुआत हुआ है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में शुरू हुआ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में क्या खास बात हुई, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया। देखिए, उल्टा क्वेश्चन बन गया। और अगर पूछता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चालू किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय ने 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? हमेशा क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ठीक से पढ़िए। किस भारतीय ने 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? तो यहां पे कैलाश सत्यार्थी, अंजलि भारद्वाज, रवि कन्नन और मीरा अत्रे कौन है बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस ये 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार रवि कन्नन जी ने प्राप्त किया। 2023 का रमन मैगसेसे पुरस्कार रवि कन्नन जी ने प्राप्त किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी है, इस नदी का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। भितस्ता, परुसड़ी, ये गलत मिस्टेक हो गया है, इसको परुसड़ी बोलते हैं, परुसड़ी, बिपाशा और सरस्वती। तो ब्यास जो है वो बिपाशा का नाम है, ठीक है ना। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है ना। तो ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा घरेलू अपशिष्ट है? डोमेस्टिक वेस्टेस, डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू अपशिष्ट मतलब
जो कि घर के क्रियाकलापों से जो रद्दी चीजें निकलती हैं, जो गंदगी निकलती है, उनको घरेलू अपशिष्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या केवल ठोस अपशिष्ट निकलता है, आवास और खाद्य के अपशिष्ट निकलते हैं, केवल तरल अपशिष्ट निकलता है, केवल गैसीय अपशिष्ट निकलता है। देखिए इसमें से जो घर से निकलता है, घर से साफ सफाई से जो अपशिष्ट निकलता है और खाने की बची खुची चीजों से जो निकलता है, ये दोनों अपशिष्ट मिलाकर के घरेलू अपशिष्ट बनाते हैं, है ना। तो अब आप जान गए होंगे कि घरेलू अपशिष्ट में क्या क्या आता है। घरेलू अपशिष्ट में आवास परिसर की साफ सफाई से उत्पन्न कचरे और खाद्य सामग्री में जो रद्दी की चीजें हैं उनसे उत्पन्न कचरे, दोनों मिलाकर के घरेलू अपशिष्ट में आते हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? आपने सुना होगा, ये मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। स्टार्टअप इंडिया क्या करता है? ये देखिए कोई नया चीज है जो बात चल रही है, जिससे कि किसी बच्चे के दिमाग में चल रही है, किसी पढ़े लिखे के दिमाग में चल रही है, उस चीज को अगर वो मूर्त रूप देता है तो भारत सरकार के जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसके अंदर वो एकदम अच्छे ढंग से पूरा प्रोजेक्ट ले जाके देता है, तो उस पे सरकार विचार करती है और उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में पूरा सहयोग करती है, उस प्रोजेक्ट को लागू करने में पूरा सहयोग करती है। तो इस हिसाब से जब भी कोई नवाचार क्या होता है? इनोवेशन। नवाचार को आप जान लीजिए, इनोवेशन। इनोवेशन और उद्यमिता। उद्यमिता को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम करने की चाहत, दोनों को प्रोत्साहित करता है। क्या देखिए स्टार्टअप से ही क्या है? शुरुआत। स्टार्टअप का मतलब है शुरुआत करे इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया में ये नवाचार और उद्यमिता दोनों को प्रोत्साहित करती है। स्टार्टअप क्या करती है? नवाचार और उद्यमिता दोनों को प्रोत्साहित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें कोहनी की हड्डी, जो कोहनी की हड्डी का जोड़ है, ये सबसे मजबूत होता है, या दांतों का एनामेल। एनामेल मतलब दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको दंतवल्क भी बोलते हैं, है ना, वो ज्यादा मजबूत होता है, या घुटना का जो फ्लैप होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, या पैर के अंगूठे के पैर के अंगूठे के नाखून, इसमें से कौन सबसे ज्यादा मजबूत होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये बहुत प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। किस मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? दंतवल्क होता है या एनामल होता है। दांत की ऊपरी परत सबसे मजबूत होती है ना। इसी के साथ अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, पूछा जा सकता है साइंस से जुड़ा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 2 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, पता नहीं। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की, इसको फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती। आपकी जानकारी ये सब भी होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लेवल पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस कानून के तहत की जाती है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राज्यों में मानवाधिकार
आयोग की स्थापना निम्न में से किस कानून के तहत की जाती है? भारत के संविधान के तहत की जाती है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और अनुदेश के आधार पर की जाती है, राज्य मानवाधिकार संरक्षण के आधार पर की जाती है, या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर की जाती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दिए तो मानवाधिकार, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन गलत है। आतंकवाद के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये जो बैक एंड की टीम है जो इस पे काम करती है वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन है बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? ये खेल और खिलाड़ी से है, तो इसका देखिए आप जान लीजिए। बास्केटबॉल की जो खोज की है वो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने की है ना। बास्केटबॉल की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाते हैं? किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाते हैं? तो इसमें बताइए, ईमेल स्कैम ईमेल के माध्यम से होता है, कैट फिशिंग दूसरी चीज है, विशिंग दूसरी चीज है, स्मिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि टेक्स्ट मैसेज भेज करके जो जिसकी मोबाइल में वो मैसेज भेजा जाता है उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, गुप्त जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसका पासवर्ड लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार टेक्स्ट मैसेज भेज करके, एसएमएस भेज करके किसी की जानकारी में सेंधमारी करना उसको स्मिशिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के राज्य के पुष्प का नाम क्या है? क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपको बताना है कमल है कि वाटर लिली है कि गुलाब है कि पलाश है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है। ठीक, चलते हैं आगे। मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास का क्या महत्व है? मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास का क्या महत्व है आप बताइए। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच में होता है आप जान लीजिए। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों के बीच की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच के नौसैनिक सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देता है, इंपावर करता है, सशक्त करता है ना। पर्यावरण मुद्दों से इसका कोई मतलब नहीं है, जल प्रदूषण से इसका कोई मतलब नहीं है, व्यापारिक समझौते से इसका कोई मतलब नहीं है। यह शुद्ध तौर पर सामरिक महत्व की चीजें हैं और ये युद्धाभ्यास से जुड़ा है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों मिलकर के जो उनके नौसैनिकों के बीच की टेक्निकल साझेदारी है, जो उनके अपने कौशल हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं और पारस्परिक रूप से नौसेना को मजबूती देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम। तो देखिए ये तीनों एक जैसी हैं, उत्तरी अटलांटिक, क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम। इसमें अगर अकेला है तो वो लेब्राडोर है। लेब्राडोर इन तीनों से अपनी प्रकृति में पृथक है ना। ये चार महासागरीय धाराएं दी गई है जिसमें कि लेब्राडोर जो है
ये दूसरी गर्म जल धारा है, बाकी ये सब दूसरी धाराएं हैं। आपको ये भी आगे पढ़ाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? सिंथेटिक फाइबर होते क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर हैं जिनको कि प्रयोगशाला में या किसी कारखाने में डेवलप किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, है ना। तो इसमें देखिए रेयान जो है ये सिंथेटिक है क्योंकि ये भी पॉलीमर है। पॉलीस्टर जो है ये भी डेवलप किया जाता है साइंटिफिकली लैब में, ये भी पॉलीस्टर है। नायलॉन ये भी पॉलीस्टर है और ये भी कारखानों में तैयार किया जाता है। कपास जो है ये फाइबर तो है लेकिन ये नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा बोलते हैं इसको, प्राकृतिक रेशा। यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सिंथेटिक और प्राकृतिक दोनों में फर्क। प्राकृतिक चीजें जो हैं वो प्रकृति में ऐसे सहज ही मिलती है, जैसे हमको दूध मिलता है, जैसे पेड़ों से फल मिलता है, ऐसे ही कपास भी हमको प्रकृति से ऐसे मिलती है। लेकिन रेयान, पॉलिस्टर और जो नायलॉन है ये साइंटिफिकली डेवलप किए जाते हैं और उसको मास प्रोडक्शन कंपनीज में होता है और उसके आधार पे ये मार्केट में आते हैं। आजकल इन्हीं धागों का, इन्हीं फाइबर्स का बोलबाला है, लेकिन फिर भी जो नेचुरल रेशा है कपास का महत्व तो कम नहीं हुआ, है ना। चलते हैं आगे। किस देश को उगते सूरज की भूमि के से नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन और दक्षिण कोरिया। आप लोग अगर बचपन से खाली पढ़ते आए होंगे तो बार बार सुना होगा कि उगते सूरज की भूमि का देश कौन है? जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि का देश बोलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर या होमी जहांगीर भाभा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भौतिकी की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने यहाँ के भारतीय सीवी रमन हैं, या इनको पूरा नाम इनका हो आप जान लीजिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? बताने का प्रयास करिए बारी बारी से। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है, बर्लिन में है, जेनेवा में है या ब्रुसेल्स में है? बताइए। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में क्या है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस नेता के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वंस अगेन, भारत में किस नेता के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। कौन? उत्तर दीजिए। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को ही चाचा नेहरू भी बोलते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों?
सॉरी, चाचा नेहरू क्यों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो रहे ही, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक खास व्यक्तित्व होता है, एक अच्छा उनका गुणधर्म होता है जिससे वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिधर उनका ज्यादा झुकाव रहता है। तो नेहरू जी का बचपन से ही बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था और बच्चे प्यार से उन्हें चाचा कहते थे, और उनके इस बच्चों के प्रति लगाव को देखते हुए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फसलों के चक्रण का क्या अर्थ है? देखिए, चक्रण क्या है? साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या है? जैसे आप साइकिल में देखते हो तो साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है, ऐसे फसलों को गोल गोल घुमाने का क्या मतलब है? गोल गोल घुमाने का सेंस क्या है? एक के बाद एक दूसरा, फिर एक के बाद एक दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, क्रमिक रूप से फसलों को बदल बदल करके जब फसल उगाते हैं तो इसको फसलों का चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रण बोलते हैं। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? फसलों के चक्रण का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिंग ऑफ क्रॉप? उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है? नहीं, इसमें कोई चक्रण की बात ही नहीं। केवल एक फसल उगाई जाती है? नहीं, इसमें भी चक्रण की बात कहां आ रही है। फिर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये हो गया चक्रण का सटीक अर्थ। क्या? वंस अगेन, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना, इसी को क्या बोलते हैं? फसलों का चक्रण बोलते हैं। अच्छा, चौथा विकल्प देखिए, कुछ फसलें बार बार उगाई जाती है। फसलों का बार बार उगाना, उसको जो है पुनरावृत्ति बोलेंगे, चक्रण नहीं बोलेंगे, है ना। कोई चीज बार बार होती है तो उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, एंटोन चेखव, अलेक्जेंडर पुश्किन, लियो टॉलस्टॉय। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉर एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने युद्ध का जनमानस पे क्या व्यापक असर पड़ता है और शांति से युद्ध को कैसे जीता जा सकता है, इसके बारे में लियो टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी है, बहुत बढ़िया। और ये पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? एसजीएसटी, क्यूजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो इसमें आप विचार करिए और सुने भी होंगे, आपने एसजीएसटी सुना होगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी सुना होगा और आईजीएसटी। देखिए, एफजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंडियन गुड्स सर्विस टैक्स, है ना। तो ये तीन तो आपने सुना है। यहां पे स्टेट जुड़ जाएगा, यहां पे सेंट्रल जुड़ जाएगा, यहां पे इंडियन जुड़ जाएगा, है ना। देखिए, स्टेट जुड़ गया, सेंट्रल जुड़ गया, इंडियन जुड़ गया। तो बाकी जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस हिसाब से देखेंगे तो क्यूजीएसटी जो है, ये इसका कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई शब्दावली नहीं है, ये गलत है। ये हो सकता है एसजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैर शुल्क बाधा का उदाहरण है? देखिए, जो गैर शुल्क बाधा क्या होती है? नॉन टैरिफ, है ना। आप लोगों को हिंदी के साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी जानना है तो वो आपको फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि बीच में जैसे यही क्वेश्चन अगर होता, निम्नलिखित में कौन सा टैरिफ बाधा का उदाहरण है? देखिए, अब आपने फिर पढ़ के आप गए हैं फिर गैर शुल्क बाधा अवरोध, तो आप मिस करेंगे, अरे हमने तो गैर शुल्क पढ़ा है, टैरिफ तो नहीं होगा, है ना। लेकिन बात वही है, टैरिफ को ही गैर शुल्क कहा जा रहा है। तो निम्नलिखित में कौन टैरिफ अवरोध का उदाहरण है? तो देखिए, इसमें से निर्यात सब्सिडी में टैरिफ अवरोध नहीं होता, व्यापार अनुबंध में टैरिफ अवरोध नहीं होता, आयात शुल्क में टैरिफ अवरोध नहीं होता। अभी आप प्रॉपर सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत पे तमाम टैरिफ लगा दिए हैं ना, जो वहां से आयात होने वाला है, जो निर्यात होने वाला है, सब पे टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका की दादागिरी चल रही है। ऐसे में देखिए, ये तीनों देखिए, अगर बाहर भी भेजना है तब भी उस पर टैरिफ कम या ज्यादा लगता है, ठीक है। कोई व्यापार का अनुबंध है दो देशों के बीच में, तो वहां पर भी टैरिफ तय होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग। और आयात, कोई चीज इंपोर्ट करना है उसके लिए भी टैरिफ लगाती है। दोनों देशों की सरकारें टैरिफ अपने हिसाब से तय करती हैं। और ये जो कोटा है, कोटा में कोई टैरिफ नहीं होता ना। क्यों? कि जो कोटा है, कोटा विद इन कंट्री है ना, कंट्री के अंदर की चीजें हैं, तो इसमें टैरिफ की कोई बात नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? देखिए, तमाम कर लगते हैं, जिसे भी आपको बताया था ना, सीजीएसटी। तो अभी सीजीएसटी में, सीजीएसटी के अलावा भी तमाम हैं जिसको कि केंद्र सरकार राज्यों पर लगाती है। तो इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन: निगम कर, राज्य उत्पाद शुल्क, आयकर, वस्तु और सेवा कर। तो इसमें से बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जिसको कि सरकार जो है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। देखिए, निगम कर ये सेंट्रल है ना। आयकर ये भी सेंट्रल है, टैक्स। और ये जीएसटी ये सेंट्रल है, यही है। अब बचा क्या? जो राज्य उत्पाद शुल्क होता है, राज्य उत्पाद शुल्क को केंद्र सरकार नहीं लगाती, अतः यही विकल्प सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? एक बार फिर से सुनिए प्रश्न को। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के, या सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ा करके, संघर्षग्रस्त पक्षों के बीच संवाद और सुलह को बढ़ावा देकर, या सीमा सुरक्षा की निगरानी उपायों को मजबूत करके। देखिए, जो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है कश्मीर में लगा हुआ है, वो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट या सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत क्या होता है कि जो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों वाले व्यक्ति हैं उनको पकड़ लेना है। हानिकारक गतिविधियों वाले व्यक्तियों को, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ करके उनको हिरासत में ले लेंगे, बस। ये जो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम सुनिश्चित किया गया है उसमें यही है कि जो भी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है उसको हिरासत में ले लिया जाए, ठीक है, और हानिकारक गतिविधियां वो न करने पाए। तो इस हिसाब से इसका विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिस इंटरनेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, जैव आतंकवाद, नार्को आतंकवाद। सीधा सीधा देखिए, इंटरनेट से जुड़ा है। जब इंटरनेट तकनीकी का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए किया जाए, आतंकवाद के लिए किया जाए, या साइबर
जिसे इंटरनेट को साइबर बोलते हैं शॉर्ट में। तो साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब टेररिज्म के लिए किया जाता है तो उसको साइबर टेररिज्म या साइबर आतंकवाद बोलते हैं। ठीक है। पर्यावरण आतंकवाद ये कोई ऐसा आतंकवाद नहीं है, पर्यावरण के खिलाफ जो हानिकारक गतिविधियां किसी के द्वारा की जाती है जिससे पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है तो वो पर्यावरण आतंकवाद के तौर पे आता है। ठीक है। और जैव आतंकवाद क्या होता है, जैसे देखिए जब जैव रसायन का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए, है ना, तो वो जैव आतंकवाद होता है। ठीक है। नार्को आतंकवाद क्या होता है कि जब तमाम तरह की नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, या जिन नशीली चीजों के प्रयोग से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है वो नार्को आतंकवाद में आते हैं। लेकिन हम फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं उसको साइबर आतंकवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर आतंकवाद। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या कोयला? अब आपको बताना है कि बिजली उत्पादन में कौन सा जीवाश्म ईंधन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। तो अब आप देखेंगे और पाएंगे कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में जो प्रयोग होता है वो कोयला होता है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में जो जीवाश्म ईंधन प्रयुक्त होता है उसको कोयला बोलते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। एक ट्रोजन है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। देखिए अब इसमें क्या है, आप ये आपके काम की चीज नहीं है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। जीउस एक ऐसा ट्रोजन है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। ये देखिए जब हैकिंग की जाती है, जैसे वित्तीय लेन देन को हैकिंग करने के लिए ये एक जीउस जो है एक ट्रोजन है। ये क्या करता है कि जो वित्तीय अनियमितता पैदा करके बीच में खलल डाल के वो ट्रांजैक्शन को फेल करके किसी खाते में भेज लेते हैं। तो ये जीउस ट्रोजन है। ठीक है। ये मालवेयर बना लेता है जिसमें कि सही वाले ट्रांजैक्शन को होल्ड करके वो अपना गलत वाला ट्रांजैक्शन उसमें पार करा देता है ना। तो ये आपका जीउस ट्रांजैक्शन है। चलते हैं अगले वाले पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 25 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जाना माना इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी को हम लोग 26 जनवरी के तौर पे मनाते हैं, है ना। तो एक बार पुनः देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। किसके स्थान पर? नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पे हुई? इसके पहले नीति आयोग के पहले क्या था बताइए? योजना आयोग था। इसी का नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का ही बदला हुआ नाम नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 को एक्टिव हुआ। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? यहां पे क्वेश्चन बन सकता है,
आरबीआई की स्थापना ही नहीं, आरबीआई पे क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। आरबीआई का होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही एसबीआई का भी जानना चाहिए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, बट हियर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं आगे। हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्मा, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग। बताइए। देखिए, हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक। वर्गीज कुरियन जो है वो दुग्ध विकास से जुड़े हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में वर्गीज कुरियन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। आप सबको कैसी लगी इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो हम आपका वेट करेंगे। धन्यवाद। लेकिन कल से आप एकदम तैयार रहिए, लगातार धुआंधार क्लासेस चलेगी, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। खूब बढ़िया से पढ़िए। और एक घोषणा यहाँ पे और करना चाहेंगे, जो भी बच्चे पैसे की कमी की वजह से तैयारी करने में अपने को अक्षम पा रहे हैं, तो उनको विजय ग्लोबल स्टडीज एक भरोसा देता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। कोई फीस नहीं, 1 पैसे की फीस आपसे नहीं मांगी जाएगी और जो कुछ भी जरूरी होगा वो सब आपको मुहैया कराया जाएगा। बस तन मन धन से तैयार करिए और बशर्ते आप अपने क्षमता का ईमानदारी से हमसे शेयर करिए कि हाँ हम नहीं पढ़ सकते हैं पैसा देके, बट हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।